Hello everyone. In the last class, we were doing one-dimensional potential barrier. What we did, we first wrote the Schrodinger wave equations for the three regions. Then we wrote the solutions of the Schrodinger wave equations for the three regions. Then with the help of boundary conditions, we obtained the values of C, D, R and T. ठीक है, फिर R और T जो है हमारा कॉम्प्लेक्स आया था. फिर हमने उसका एम्पलीट्यूड निकाला था मॉड R एंड मॉड T बाय यूजिंग R इनटू इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट R स्टार इक्वल टू मॉड R स्क्वायर and T into T star is equal to mod T square, where T star is the complex conjugate of T. R is representing the reflection coefficient and T is representing the transmission coefficient. ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आज हम इस डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे. तो आज हम शुरू करेंगे स्पेशल केसेस. इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे कि जैसे जैसे पार्टिकल की एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है, वो बढ़ रही है फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, तो कैसे कैसे ट्रांसमिशन पॉसिबल है पार्टिकल का फ्रॉम रीजन 1 टू दी रीजन 3. ठीक है, और उसमें बीच में एक पोटेंशियल बैरियर आ रहा है जिसकी पोटेंशियल है V0, वेयर V0 इज अ कांस्टेंट. ठीक है, तो हम सबसे पहला केस देखेंगे when E is tending to V0. मतलब जब पार्टिकल हमारे पास, 1 सेकेंड, हमारे पास ये सिस्टम है. ठीक है, ये जो बैरियर है ये V0 के बराबर है. यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी V0 है, यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी 0 है. हमें क्या देखना है, रीजन 1 से जब पार्टिकल एंटर हो रहा है तो ट्रांसमिशन जो है वो पॉसिबल है या नहीं रीजन 2 और रीजन 3 में, जब पार्टिकल की एनर्जी जो है V0 के बराबर है, V0 से कम है या V0 से ज्यादा है. तो पहला केस हम ले रहे हैं व्हेन E is tending to V0, जब पार्टिकल की एनर्जी बैरियर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो रही है. तो नाउ K2 हमारे पास क्या था, K2 हमने कंसीडर किया था √2m इंटू E माइनस V0 अपॉन h कट स्क्वायर. तो जब E टेंड्स टू V0 होगा, इसका मतलब है K2 जो है इट इज टेंडिंग टू 0, क्योंकि न्यूमरेटर में E माइनस V0 है. अगर E V0 के इक्वल हो गया तो ये 0 हो जाएगा K2. तो व्हेन E टेंड्स टू V0, K2 टेंड्स टू 0. देन न्यू क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था जिसको हमने डिनोट किया था K2 अपॉन K1. K2 हमारा ये है, K1 हमारा क्या था, K1 हमारा है √2m E अपॉन h कट स्क्वायर. ये हमारा K1 है. तो K2 अपॉन K1 क्या होगा, 2m अपॉन h कट स्क्वायर कैंसिल आउट होगा फ्रॉम डिनोमिनेटर और हमारे पास बचेगा √E माइनस V0 अपॉन E. ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं √1 माइनस V0 अपॉन E. ठीक है, सो इफ E इज टेंडिंग टू V0, इसका मतलब V0 अपॉन E जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा. तो √1 माइनस 1 0 हो जाएगा. So when E tends to V0, K2 tends to 0 and mu also tends to 0. फिर हम देखेंगे इस कंडीशन में ट्रांसमिशन कोफिशिएंट एम्पलीट्यूड की क्या वैल्यू आ रही है. हमारा ये है मॉड T स्क्वायर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन नंबर 70. इसमें सब्स्टिट्यूट करो, म्यू टेंड्स टू 0, K2 टेंड्स टू 0 व्हेन E टेंड्स टू V0. ठीक है, तो मॉड T स्क्वायर हमारा क्या आया, मॉड T स्क्वायर हो गया 4 अपॉन, अगर मैं डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को न्यू स्क्वायर से, यहाँ पर भी डिवाइड कर दो न्यू स्क्वायर से, यहाँ पर भी डिवाइड कर दो न्यू स्क्वायर से, तो मेरे पास मॉड T स्क्वायर क्या आ गया, 4 अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर K2A अपॉन म्यू स्क्वायर. उसको मैं लिख सकती हूँ साइन K2A अपॉन म्यू का होल स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर K2A. ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इट कैन बी रीरिटन एज
4 अपॉन ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन k2a अपॉन म्यू हमारे पास क्या है, म्यू है k2 अपॉन k1, तो सब्स्टिट्यूट म्यू स्क्वायर k2 स्क्वायर अपॉन k1 स्क्वायर और a स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर की। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और a स्क्वायर से डिवाइड भी कर दिया और म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी k2 अपॉन k1, तो मॉड टी स्क्वायर हो गया 4 अपॉन ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू साइन k2a अपॉन k2a होल स्क्वायर इंटू k1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर k2a। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या है, E टेंड्स टू V नॉट, सो इफ E टेंड्स टू V नॉट म्यू टेंड्स टू 0 एंड k2 टेंड्स टू 0। ठीक है, जब यहाँ पर k2 टेंड्स टू 0 है, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर की जो ये सेकंड टर्म है ये हो गई इक्वल टू 4। अब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे डिनोमिनेटर की फर्स्ट टर्म में, इसको ध्यान से सुनना ना। ये जो डिनोमिनेटर की फर्स्ट टर्म है इसमें म्यू टेंड्स टू 0 है, तो इसको हम 0 करेंगे और साइन k2a अपॉन k2a क्या होगा, ये तुमने मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ा है, इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 then sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1, ये सबने पढ़ा है लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी में मैथ्स में। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह क्या है, k2a, सो इफ k2 टेंड्स टू 0 k2a भी टेंड्स होगा 0, तो लिमिट k2a टेंड्स टू 0 sin k2a अपॉन k2a क्या हो जाएगा 1, तो इसको 1 सब्स्टिट्यूट करो और हमारे पास डिनोमिनेटर क्या हो गया, मॉड टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन k1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4, इस टर्म में म्यू को 0 पुट करोगे ये 1 हो गया, ये टर्म जो है ये भी 1 हो गई, इन द लिमिट k2 टेंड्स टू 0 हमारे पास सिर्फ ये बचा। ठीक है, सेकंड टर्म में जब k2 टेंड्स टू 0 है cos 0 1 होता है, हमारे पास सिर्फ 4 बचा, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन निकल कर आई मॉड टी स्क्वायर की व्हेन E टेंड्स टू V नॉट, जब पार्टिकल की एनर्जी बैरियर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी या उसके बराबर होने जा रही है, तो अब इसको आई कैन रीरिटन एज मॉड टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस k1 स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 4 विच कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 1 प्लस k1a अपॉन 2 होल स्क्वायर। So this is the expression of mod t square when E tends to V naught. ठीक है, जो नॉन जीरो है that means transmission is possible. ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन इज जब पार्टिकल की एनर्जी बैरियर पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी, तो क्लासिकली तो ये कहते हैं जब पार्टिकल की एनर्जी V नॉट से ज्यादा है तो देयर विल बी परफेक्ट ट्रांसमिशन, सारी की सारी बीम जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी, कुछ भी पार्ट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, बट क्वांटम मैकेनिकली कुछ रिफ्लेक्शन भी पॉसिबल है इवन इफ पार्टिकल की एनर्जी बैरियर पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा हो जाती है। टोटल ट्रांसमिशन तब भी नहीं होगा, पार्शियल रिफ्लेक्शन पार्शियल ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, नाउ जब एनर्जी है ग्रेटर V नॉट से तो म्यू क्या हो गया, म्यू क्या था हमारा अंडर रूट 1 माइनस V नॉट अपॉन E, k2 अपॉन k1 था ना जो हमने यहाँ देखा था। ठीक है, तो म्यू था हमारा अंडर रूट 1 माइनस V नॉट अपॉन E, जब E ज्यादा है V नॉट अपॉन E से। ठीक है, व्हेन E इज ग्रेटर देन V नॉट, इसका मतलब क्या है, V नॉट अपॉन E इज लेस देन 1, तो इसका मतलब ये जो स्क्वायर रूट है म्यू है इट विल बी रियल एंड पॉजिटिव, और कुछ चीज माइनस हो रही है 1 में से तो म्यू इज ऑल्सो लेस देन 1, so when E greater than V naught mu is real and positive and is less than 1, और mod t square हमारा क्या है बाय इक्वेशन नंबर 70, 4 न्यू स्क्वायर अपॉन 1 plus nu square whole square into sin square k2a plus 4 nu square into cos square k2a. Now अब हमें क्या करना है, we have to now अब हम फाइंड करेंगे कंडीशन फॉर परफेक्ट ट्रांसमिशन। क्लासिकली कहते हैं कि सारी की सारी बीम ट्रांसमिट होगी, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो इसमें अब हम देखेंगे कि अगर सारी बीम ट्रांसमिट होती है दैट मींस देयर विल बी परफेक्ट ट्रांसमिशन, नो रिफ्लेक्शन
इन दैट केस मॉड टी स्क्वायर जो है वो 1 हो जाएगा। तो ये कंडीशन अब हम निकालेंगे कि कब परफेक्ट ट्रांसमिशन होगा अगर पार्टिकल क्वांटम मैकेनिकली मूव कर रहा है। तो सब्स्टिट्यूट मॉड टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन। तो हमारे पास आ गया 1 प्लस न्यू स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर के टू ए प्लस 4 न्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर के टू ए इज इक्वल टू 4 न्यू स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, cos square k2a को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर k2a। वी ऑलरेडी नो cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, साइन स्क्वायर की टर्म्स को एक तरफ कर लो। तो साइन स्क्वायर कहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो साइन स्क्वायर k2a जब हम कॉमन लेंगे ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस न्यू स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 न्यू स्क्वायर और रेस्ट ऑफ द टर्म क्या बच गई, प्लस 4 न्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 न्यू स्क्वायर। तो ये दोनों होंगे कैंसल आउट और हमारे पास क्या बचेगा, इसमें फॉर्मूला पुट कर दो a प्लस बी होल स्क्वायर का, a is 1 स्क्वायर विच इज 1 प्लस न्यू 4 प्लस 2 न्यू स्क्वायर। 2 न्यू स्क्वायर माइनस 4 न्यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 न्यू स्क्वायर। तो हमारे पास बचा 1 प्लस न्यू स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस न्यू 4 माइनस 2 न्यू स्क्वायर विच इज 1 माइनस न्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 1 माइनस न्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस न्यू 4 माइनस 2 न्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखोगे खुद से तो देखोगे यही आएगा। तो फॉर परफेक्ट ट्रांसमिशन 1 माइनस म्यू स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर k2a शुड बी इक्वल टू 0। पर हमने क्या देखा, जो म्यू है जब एनर्जी ग्रेटर है वी नॉट से, म्यू जो है वो लेस देन 1 है। तो 1 माइनस म्यू स्क्वायर जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता सिंस म्यू इज लेस देन 1। लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है वो 0 है। इसका मतलब जो ये सेकंड टर्म है साइन स्क्वायर k2a ये 0 होनी चाहिए। साइन स्क्वायर k2a 0 कब होगा, जब साइन k2a 0 होगा। साइन की वैल्यू 0 कब होती है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई एंड सो ऑन। तो k2a जब n पाई के इक्वल होगा तब साइन k2a 0 होगा। अब k2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, अंडर रूट 2m इंटू ई माइनस वी नॉट अपॉन एच कट स्क्वायर। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसको मैं लिख सकती हूँ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड आई कैन राइट ई माइनस वी नॉट इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। तो एनर्जी क्या आ गई पार्टिकल की, v नॉट प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m e स्क्वायर। इफ वी टेक v नॉट कॉमन तो e आ गया v नॉट इंटू 1 प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन v नॉट a स्क्वायर इंटू 2m। तो जब भी पार्टिकल की एनर्जी 73 इक्वेशन के बराबर होगी उस केस में परफेक्ट ट्रांसमिशन होगा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। मॉड टी स्क्वायर जो है वो 1 होगा if energy of the particle is equal to given by equation 73। v नॉट प्लस है ना, इसका मतलब एनर्जी जो है वो ग्रेटर है v नॉट से। v नॉट प्लस हम कि जो पार्टिकल की है वो इसके इक्वल हो जाएगी, उस केस में देयर विल बी परफेक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, तो हमने दो केसेस देखे, जब एनर्जी लेस देन वी नॉट है उस केस में मॉड टी स्क्वायर जो है गिवन बाय इक्वेशन 71। जब एनर्जी ग्रेटर देन वी नॉट है उस केस में परफेक्ट ट्रांसमिशन तब होगा जब पार्टिकल की एनर्जी जो है 73 इक्वेशन के बराबर होगी। नेक्स्ट, जब पार्टिकल की एनर्जी इंफिनिटी की तरफ जाएगी, इफ एनर्जी इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, न्यू हमारे पास क्या है, अंडर रूट 1 माइनस वी नॉट अपॉन ई। एनर्जी अगर इंफिनिटी है तो वी नॉट अपॉन ई क्या होगा, 0। 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0। सो म्यू टेंड्स टू 1 व्हेन ई टेंड्स टू इंफिनिटी। और मॉड टी स्क्वायर हमारा क्या है, मॉड टी स्क्वायर जो है वो हमारी कौन सी एक्सप्रेशन थी, ये एक्सप्रेशन है इक्वेशन नंबर 70 मॉड टी स्क्वायर की।
इसमें सब्स्टिट्यूट करो, म्यू टेंड्स टू 1, म्यू को पुट कर दो 1 के इक्वल, तो हमारे पास मॉड टी स्क्वायर आ गया 4/4 साइन स्क्वायर k2a प्लस 4 कॉस स्क्वायर k2a। ये हमारे पास कब आया? व्हेन वी पुट म्यू टू बी इक्वल टू 1 एंड दिस इज मॉड टी स्क्वायर व्हेन e टेंड्स टू इंफिनिटी। अब यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर में, तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर k2a प्लस कॉस स्क्वायर k2a जो 1 होता है, तो 4/4 1 होगा। तो मॉड टी स्क्वायर टेंड्स टू 1 व्हेन e टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये होना भी चाहिए। मतलब जब पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, इट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, उस केस में देयर विल बी प्योर ट्रांसमिशन, मॉड टी स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी when e tends to infinity। now ये जो ट्रांसमिशन है पार्टिकल का एक रीजन से दूसरे रीजन में जाना, ये जो पेनिट्रेशन है पार्टिकल का to overcome the potential barrier and to move from one region to another region, and this is only because of the wave nature of matter। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और टनल इफेक्ट। द फिनोमिना ऑफ, ध्यान से सुनना, the phenomena of penetration of a particle having energy E through a potential barrier of finite width and height V naught greater than E due to wave nature of matter is called quantum mechanical tunneling or tunnel effect। अब इसमें हमने ये क्यों लिखा है V naught greater than E? क्लासिकली अगर पार्टिकल की एनर्जी V नॉट से ज्यादा है तभी ट्रांसमिशन होगी, अगर एनर्जी V नॉट से कम है तो ट्रांसमिशन नहीं होगी। बट क्वांटम मैकेनिकली अगर पार्टिकल की एनर्जी V नॉट से कम है तब भी रिफ्लेक्शन के साथ साथ ट्रांसमिशन पॉसिबल है। तो ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है पार्टिकल का, चाहे उसकी एनर्जी V नॉट से कम है, उसको हम क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और टनल इफेक्ट कहते हैं। क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तभी पॉसिबल है इफ पार्टिकल इज बिहेविंग क्वांटम मैकेनिकली। अगर भी हमारे पास क्लासिकल पार्टिकल है उसमें ये पॉसिबल नहीं है। तो ट्रांसमिशन की वैल्यू मॉड टी स्क्वायर की वैल्यू कहां से वेरी करेगी? फ्रॉम 0 to 1। नो ट्रांसमिशन टू परफेक्ट ट्रांसमिशन। So the value of mod t square increases from its zero value as the energy of the particle increases। ये हमने अभी देखा, जैसे जैसे पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी mod t square की वैल्यू जो है वो भी बढ़ेगी from 0 to 1। It attains the value given by equation 2.71। 2.71 हमारा कौन सा है? ये है, ठीक है। तो जब पार्टिकल की एनर्जी बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे जब उसकी एनर्जी बैरियर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती जा रही है, उस केस में मॉड टी स्क्वायर हो जाएगा 1/1 प्लस k1a/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लॉट करेंगे E टेंड्स टू V नॉट, मतलब जब E/V नॉट जो है वो 1 के बराबर होगा। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जब ये डेरिवेशन आएगा तो इस फिगर को जरूर बनाना है। इसमें पूरा वेरिएशन पता चल रहा है एनर्जी के साथ साथ मॉड टी स्क्वायर का। जब पार्टिकल की एनर्जी V नॉट को टेंड करेगी उस केस में E/V नॉट 1 हो जाएगा। जब E/V नॉट 1 है उस केस में मॉड टी स्क्वायर की ये वैल्यू है विच इज 1/1 प्लस k1a/2 का होल स्क्वायर। Now then it attains, after that it attains the maximum value that is unity under the condition this। ये कंडीशन किसकी है? कंडीशन ऑफ परफेक्ट ट्रांसमिशन, जब पार्टिकल की एनर्जी V नॉट से ज्यादा हो जाएगी। ना 1 के बाद पार्टिकल की एनर्जी V नॉट से ज्यादा हो गई, जैसे जैसे E ग्रेटर देन V नॉट है ट्रांसमिशन जो है वो बढ़ता जा रहा है और एक पॉइंट पे आके मॉड टी स्क्वायर 1 हो गया। मतलब यहाँ पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई एंड देयर इज परफेक्ट ट्रांसमिशन। उसके बाद फिर कुछ डिके आया, मतलब कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ ट्रांसमिट हुआ, फिर से ट्रांसमिशन बढ़ा, फिर 1 आया। नाउ इट इज ऑसिलेटिंग टुवर्ड्स mod t square equal to 1 and when E tends to infinity it is tending to 1। ठीक है।
So after this, mod t square oscillates slightly with maximum value mod t square equal to 1. So mod t square is approaching to unity for the values of e which are larger than v naught, and we know for e tends to infinity, mod t square tends to 1. ठीक है, तो अभी हमने जो स्पेशल केसेस देखे उसके बेसिस पे हमने ये प्लॉटिंग करी. तो यहाँ पर देखो एक ये रीजन बच गया अब हमारे पास 0 to 1. 0 to 1 कौन सा रीजन होगा? जब e अपॉन बी नॉट 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब ये वो रीजन है जब पार्टिकल की एनर्जी v नॉट से कम है. अभी हमने ये नहीं देखा कि जब पार्टिकल की एनर्जी v नॉट से कम है तो ट्रांसमिशन होगा या नहीं होगा. इस ग्राफ में देखो 0 से ऊपर जा रही है ना मॉड टी स्क्वायर की वैल्यू, मतलब ट्रांसमिशन हो रहा है. तो अब हम केस देखेंगे व्हेन e इज लेस देन v नॉट. तो जब e लेस है v नॉट से, k2 क्या है? अंडर रूट 2m इंटू e माइनस v नॉट अपॉन h कट स्क्वायर. इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यहाँ पर माइनस आ गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया. ठीक है, तो ये हो गया अंडर रूट माइनस 2m इंटू v नॉट माइनस e अपॉन h कट स्क्वायर. लेट 2m इंटू v नॉट माइनस e अपॉन h कट स्क्वायर का अंडर रूट k के इक्वल है. अंडर रूट माइनस 1 को आई कैन राइट एज आयोटा बिकॉज माइनस 1 इज आयोटा स्क्वायर. ये मैंने लास्ट क्लास पहले भी जब हम सेकेंड डेरिवेशन कर रहे थे उसमें बताया था कि हाउ k2 इज इक्वल टू आयोटा k where k is equal to under root 2m into v naught minus e upon h cut square. और ये तभी होता है when e is less than v naught, क्योंकि उस केस में k2 हमारा इमेजिनरी हो जाता है. ठीक है, तो k2 हमारा क्या हो गया? आयोटा k. यहाँ से 1 को हटाओ सब, k2 इज इक्वल टू आयोटा k. तो इस केस में मॉड टी स्क्वायर क्या होगा? इक्वेशन नंबर 70 क्या थी? मॉड टी स्क्वायर इक्वल टू 4 न्यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस न्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर k2a प्लस 4 न्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर k2a. अब उसमें सब्स्टिट्यूट करो k2 को इक्वल टू आयोटा k. जहां जहां पर k2 है उसको सब्स्टिट्यूट करो आयोटा k के इक्वल. और म्यू क्या था? म्यू है k2 अपॉन k1 और म्यू को सब्स्टिट्यूट करो आयोटा k अपॉन k1. ठीक है, मॉड टी स्क्वायर की एक्सप्रेशन हमारे पास आई थी क्वेश्चन नंबर 70. सब उसको सॉल्व करो अभी साथ के साथ सुनते सुनते. ठीक है, यहाँ पर म्यू को रिप्लेस करो आयोटा k अपॉन k1 से. k2 अपॉन k1 होता है क्योंकि म्यू, और जहां पर k2 लिखा है उसको रिप्लेस करो आयोटा k से. तो मॉड टी स्क्वायर क्या हो गया? न्यूमरेटर हमारा क्या था? 4 न्यू स्क्वायर था. न्यू है आयोटा k अपॉन k1, तो न्यू स्क्वायर क्या होगा? आयोटा स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन k1 स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1. तो न्यू हो गया न्यू स्क्वायर हो गया माइनस k स्क्वायर अपॉन k1 स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट हियर, तो न्यूमरेटर हो गया -4 k स्क्वायर अपॉन k1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय. अब डिनोमिनेटर लिखो 1 प्लस न्यू स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस k स्क्वायर अपॉन k1 स्क्वायर ब्रैकेट में होल स्क्वायर आ गया. साइन स्क्वायर k2a, k2 को हम लिखेंगे आयोटा k. इस रिलेशन को यूज करो. साइन आयोटा k2a हो जाएगा आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा. उसका स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर के ए. हाइपरबोलिक फंक्शंस मेरे ख्याल से तो मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो. ठीक है, सिंपली ये दो फॉर्मूले यूज करे हैं. साइन आयोटा थीटा इज आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा एंड कॉस आयोटा थीटा इज कॉस हाइपरबोलिक थीटा. जो सेकेंड टर्म है डिनोमिनेटर की वो क्या है? प्लस 4 न्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर k2a. न्यू स्क्वायर है माइनस k स्क्वायर अपॉन k1 स्क्वायर. कॉस स्क्वायर k2a हो जाएगा कॉस स्क्वायर आयोटा k2a. कॉस आयोटा k2a को वी कैन राइट एज कॉस हाइपरबोलिक k2a. उसका स्क्वायर हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a. होपफुली ये स्टेप अप क्लियर है सबको. ये स्टेप कैसे आया? इक्वेशन नंबर 70 में न्यू को सब्स्टिट्यूट किया आयोटा k अपॉन k1
तो न्यू स्क्वायर हो गया माइनस के स्क्वायर अपॉन के वन स्क्वायर, और हमने K2 को सब्स्टिट्यूट किया आयोटा के, फिर यूज किया हाइपरबोलिक फंक्शन साइन आयोटा थीटा इज आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा एंड कॉस आयोटा थीटा इज कॉस हाइपरबोलिक थीटा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट, अब इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो k1 रेज टू पावर 4 और डिवाइड करो k1 रेज टू पावर 4 से। ठीक है, k1 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय k1 रेज टू पावर 4। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर k1 स्क्वायर, माइनस साइन जो है वो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी सब प्लस हो जाएगा। तो न्यूमरेटर आ गया 4k स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर इंटू k1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे k1 4 से, और यहाँ पे k1 4 हमने जो है एलसीएम भी ले लिया फर्स्ट यूनिट टर्म में, तो हमारे पास ये हो गया k1 स्क्वायर माइनस k स्क्वायर का होल स्क्वायर, k1 4 कैंसिल आउट होगा इनटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर के आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 है, एक माइनस की टर्म यहाँ थी, एक माइनस यहाँ आ गया। ठीक है, सेकेंड टर्म में ऑलरेडी माइनस है। ठीक है, -4k स्क्वायर k1 4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया -4k स्क्वायर k1 स्क्वायर इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो माइनस साइंस है ये हो जाएंगे प्लस, तो मेरे पास मॉड टी स्क्वायर जो है वो हो गया इक्वेशन नंबर 74। तो व्हेन एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन द बैरियर पोटेंशियल एनर्जी, उस केस में मॉड टी स्क्वायर हमारा आया 4k स्क्वायर k1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय k1 स्क्वायर माइनस k स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ka प्लस 4k स्क्वायर k1 स्क्वायर इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ka। तो हियर यहाँ पे देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब में स्क्वायर की टर्म्स है, दैट मींस इट इज पॉजिटिव एंड ऑब्वियसली इट इज लेस देन यूनिटी। So mod t square is given by this equation 74 and is positive and is less than unity. तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है और लेस देन यूनिटी है, इसका मतलब टोटल ट्रांसमिशन तो नहीं है क्योंकि 1 नहीं है, पर कुछ ट्रांसमिशन है क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है बट लेस देन 1 है। तो अगर पार्टिकल की एनर्जी बैरियर पोटेंशियल एनर्जी से कम है, स्टिल देयर इज सम ट्रांसमिशन पॉसिबल। नेक्स्ट, इफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 0, पार्टिकल की कोई एनर्जी नहीं है, पार्टिकल की एनर्जी 0 है, k1 हमारे पास क्या है √2me अपॉन h कट स्क्वायर, तो अगर e 0 है तो k1 0 हो गया, यहाँ अगर मैं k1 को 0 पुट करूंगी तो t स्क्वायर हमारा 0 हो गया। ये ऑब्वियस भी है, जब पार्टिकल की एनर्जी ही 0 है तो उस केस में देयर विल बी नो ट्रांसमिशन। तभी यहाँ पर हमने ग्राफ है जब E 0 है यहाँ से शुरू किया है, when E is equal to 0 mod t square is 0, जैसे जैसे E इंक्रीज हो रहा है but it is less than V naught, there is some transmission which is very less, 0.2 से भी कम है। जब E हमारा V naught के बराबर हो गया उस केस में जो ट्रांसमिशन है वो ये गिवन है। फिर जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है ट्रांसमिशन बढ़ रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ट्रांसमिशन 1 होगा, then it will oscillate slightly with maximum value mod t square equal to 1, and when E tends to infinity it will tend to 1। ठीक है, ये हमारा ट्रांसमिशन है वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है क्वांटम मैकेनिकली। ठीक है, और ये देखो इसमें इन्होंने दे रखा है जब पार्टिकल की एनर्जी बढ़ रही है लेस देन वी नॉट है, और जब वी नॉट के इक्वल हो जाएगी तब यहाँ पर मॉड टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से मॉड टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस k1a अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये वही टर्म है जो हमारी यहाँ पर निकल कर आई थी जब हमने लिया था when E tends to V naught। तो when E लेस देन V naught है तब ये एक्सप्रेशन आई, और इसमें जब हम E को V naught के बराबर करेंगे तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी इस इक्वेशन में। ठीक है, कैसे रिड्यूस होगी इसमें देखो, वही करेंगे हम when E tends to V naught, K2 क्या है हमारा √2me minus V naught अपॉन h कट
स्क्वायर, ठीक है। और K2 किसके इक्वल है, हमारा आयोटा K के इक्वल है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आई है। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं 4k स्क्वायर k1 स्क्वायर से, तो न्यूमरेटर हमारा 1 हो गया, यहाँ पे हमें 1 मिल गया। डिनोमिनेटर को हमने डिवाइड किया 4k स्क्वायर k1 स्क्वायर से, तो यहाँ पर भी डिवाइड होगा 4k स्क्वायर k1 स्क्वायर से, तो 4k स्क्वायर k1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, 1 हो गया। और टर्म क्या रह गई, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर k a, ठीक है। k हमारा क्या होगा, k क्या है, अंडर रूट 2m v नॉट माइनस e अपॉन h कट स्क्वायर। जब e v नॉट के इक्वल होगा k 0 हो गया, ठीक है। तो cos 0 क्या होता है, 1। तो हमारे पास ये डिनोमिनेटर क्या हो गया, 1 हो गया व्हेन e इज इक्वल टू v नॉट, क्योंकि जब e इक्वल है v नॉट के, k जो है इट इज इक्वल टू 0 और यू कैन से इट इज टेंडिंग टू 0। अब इस टर्म को देखो, इसको हम डिवाइड करेंगे 4k स्क्वायर k1 स्क्वायर से, और मल्टीप्लाई कर दो a स्क्वायर से, और डिवाइड कर दो a स्क्वायर से, जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। और 4k स्क्वायर k1 स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही लिमिट लगाएंगे, लिमिट a tends to 0, then sin hyperbolic square ka upon k square a square tends to 1। और हमारे पास ये आ गया mod t square is equal to 1 upon 1 plus k1a upon 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अगर स्टेप क्लियर नहीं हो रहा तो खुद से करके देखना, नहीं हो क्लियर तो मुझसे पूछ लेना, मैं फिर बेशक दोबारा बता दूंगी। कहोगी अगर तो मैं सॉल्व करके भेज दूंगी कैसे इक्वेशन नंबर 74 रिड्यूस होती है इस इक्वेशन में व्हेन e टेंड्स टू v नॉट। कैसे करोगे, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, खुद से ट्राई करके देखना। सबसे पहले 74 इक्वेशन नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करो 4k स्क्वायर k1 स्क्वायर से, तो न्यूमरेटर 1 हो गया, डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया 4k स्क्वायर k1 स्क्वायर से। उसके बाद यूज करो व्हेन k टेंड्स टू 0, जब e इक्वल टू v नॉट है, k हमारा है अंडर रूट 2m इंटू v नॉट माइनस e अपॉन h कट स्क्वायर, तो k जो है वो 0 हो गया और यू कैन से टेंड्स टू 0 हो गया। तो व्हेन k टेंड्स टू 0 cos k जो है इट विल टेंड टू 1, और साइन ka अपॉन ka जो है इट टेंड्स टू 1, और साइन हाइपरबोलिक ka अपॉन ka जो है वो भी टेंड टू 1 होता है। साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर भी टेंड्स टू 1 होता है। तो वही फॉर्मूला यूज करके जो है मॉड टी स्क्वायर की ये वैल्यू आई, विच इज सेम एज द वैल्यू जो हमने पहले डिराइव करी थी बाय कंसीडरिंग e लेस देन v नॉट, ठीक है। तो हमने इस डेरिवेशन में जो बेसिकली देखा, हमने जो सारी चीजें डिराइव करी उससे फाइनली हमने ये फिगर प्लॉट करी 2.01, जो हमें बता रहा है mod t square की वैल्यू as the energy of the particle is varying from 0 to infinity, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा खत्म हुआ यूनिट 3 ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब से एक टॉपिक रह गया है वन डायमेंशनल और लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, और ये जो टॉपिक है तुम्हारा, दिस इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 2। तो यूनिट 2 में अब हमारा एक टॉपिक रहता है, अब वो हम नेक्स्ट क्लास से देखेंगे।